ठीक है, हम ऐसा करते हैं, आज मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th है और चैप्टर हमारा चल रहा है 8th, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स और इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और अब आगे स्टार्ट करने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा, तो मिड पॉइंट थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब हम थ्योरम करते हैं तो पहले तो थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का। तो स्टेटमेंट नोट कीजिए इसका। स्टेटमेंट में क्या है, लाइन सेगमेंट, पहले आप लिख लो इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। ठीक है, ट्राइंगल में a line segment formed by joining the midpoints of, आप इसमें कहा तो एनी टू साइड्स कर दीजिए, आप कोई सी भी टू साइड ले लीजिए आप, एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड, थर्ड साइड के पैरेलल होगा वो लाइन सेगमेंट, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, हाफ ऑफ इट, और उसके हाफ के बराबर होगा। यानी आपके पास ये ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये ट्राइंगल हो गया ना, ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम हमने ए बी सी लिया, पी क्यू आर लिया, आपकी मर्जी है। अ लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड, एक लाइन सेगमेंट बनेगा फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई सी भी दो साइड ले लो और उनके मिड पॉइंट ले लो। तो एक साइड मिड पॉइंट ए बी का मान लेते हैं डी और इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ई। तो ये मिड पॉइंट्स हो गए दो साइड्स के। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर लाइन सेगमेंट बनता है। तो ट्राइंगल की दो साइड्स लेकर अगर हम दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, और ये लाइन सेगमेंट जो बनेगा कैसा होगा, इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अभी दो साइड तो ये हो गई, थर्ड साइड ये है हमारी। अगर मैं यहाँ दो मिड पॉइंट लूंगा तो ये थर्ड साइड कहलाएगी। तो यहाँ पे कोई सी भी दो साइड लीजिए, उनके मिड पॉइंट ज्वाइन कीजिए, लाइन सेगमेंट बनेगा, और वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल भी है और इसके हाफ के बराबर भी है, ये प्रूफ करना है। यानी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो पूरी बात कही जा रही है उसमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, गिवन इन्फॉर्मेशन है ट्राइंगल मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। और बता क्या है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है और हाफ के बराबर भी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये नजर आ रही है मुझे फिगर में, थोड़ी ट्राइंगल को मैंने इधर बना दिया, मुझे ट्राइंगल को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है प्रूफ करने के लिए। प्रूफ करूँगा तो मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो ये मैं दोबारा बना रहा हूँ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, और ये दोनों मिड पॉइंट्स हो गए डी और ई, इसको ज्वाइन कर दिया आपने। DE is a midpoint. D and E are the midpoints of AB and AC respectively. DE is a line segment formed by joining the midpoints, and to prove DE is parallel to BC and equal to half of BC. दो चीज़ें प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है कि स्टेटमेंट तो हमको पता चल गया, थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इसकी फिगर भी हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना दी। अब इस फिगर में जो नेमिंग करी है मैंने ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, जो भी नाम रखा है मैंने, अब उसको हम गिवन में लिखेंगे कि इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन लिखी है इसमें। तो अब गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। एक एक बात को एक एक लाइन में लिखेंगे। तो दूसरी बात, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स of AB
एंड ए सी रेस्पेक्टिवली की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है RES रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये जो मैंने मिड पॉइंट लिखा है, अब इस चीज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे? अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ? AD और DB इक्वल है। D अगर मिड पॉइंट है AB का तो इसका मतलब AD और DB इक्वल है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे यूज करना है, तो यूजेबल फॉर्म क्या बनेगी? तो हम लिखेंगे देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD। अब चाहे BD लिखो चाहे DB लिखो, इज इक्वल टू क्या है? दोनों किसके बराबर हैं? ये AD और DB बराबर है आपस में, लेकिन ये दोनों किसके बराबर हैं? AB के हाफ के बराबर। AB के हाफ, क्योंकि दो पार्ट्स हो गए, दोनों इक्वल हैं और दोनों हाफ हैं AB के, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और दूसरी तरफ क्या होगा? ऑन द अदर साइड AE इज इक्वल टू CE लिखा, मैंने इसको लिखा BD, तो इसको मैं CE लिख देता हूँ, इसको AD BD AE CE, और ये AEC किसके बराबर है? हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन यूजेबल बना ली। अब मुझे क्या करना है? ये तो सारी यही इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, और तो कुछ गिवन नहीं इसके हिसाब से। अब टू प्रूव लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है मुझे? प्रूफ करना है, आप क्लिक कर लेना इसको अपने पास मोबाइल में। ठीक है, जब मैं पूरा कर लूँगा तो इसको मैं रब करके आगे लिखवाऊंगा। टू प्रूव क्या करेंगे? पहली बात ये कि ये जो आपने लाइन सेगमेंट बनाया है DE, वो BC के यानी थर्ड साइड के पैरेलल है, और सेकंड पॉइंट हाफ के बराबर है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC, और सेकंड पार्ट प्रूफ करना है DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी फिगर में थोड़ी कंस्ट्रक्शन चेंजेस करने पड़ेंगे। ये लिखते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करें इसको प्रूफ करने के लिए? देखिए यहाँ पर हमारे पास है DE, अगर मैं DE को एक्सटेंड कर दूं E, यानी DE को एक्सटेंड कर देते हैं F पॉइंट तक, और F जो मिलेगा मुझे इस तरह से मिलना चाहिए कि जितना DE है उतना ही EF लेना है मुझे। आपने क्या करा? सबसे पहली चीज आपने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने को बोलते हैं यानी प्रोड्यूस के, दोनों तरह लिख सकते हो आप, एक्सटेंड और प्रोड्यूस DE टू F सच दैट, यानी F कितनी दूरी पर होगा? सच दैट DE इज इक्वल टू EF, DE और EF बराबर होंगे। तो ये आपने जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। जितना DE है उतना ही मैंने इसको EF बना दिया, और उसके बाद क्या करना है? ज्वाइन CF को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई इसमें। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है स्टार्ट। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको करना ही क्या है? हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी कैसे हो सकती है इन दोनों ट्राइंगल? क्या कंडीशन लगा सकते हो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? इस ट्राइंगल का नाम रख रहा हूं मैं AED। तो आप सोचो AE की इक्वल कौन सी साइड है? इधर CE है, तो मैं नेमिंग इस तरह करूंगा कि AED और इसका नाम हो जाएगा CEF। तो अब इसमें AE की कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सी मिल रही है? CE, और DE की कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सी मिल रही है? EF। और एंगल कौन सा यूज किया जा सकता है प्रूफ करने के लिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज कर देंगे इनको। तो अब आप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जब तक अजान की आवाज आ रही है इसको नोट कर लें। इन ट्राइंगल ADE मैंने नाम रखा AED, लिख लेता हूँ उसका नाम उसी ऑर्डर में, AED, और इसका नाम रख लेता हूँ CEF। इन दो ट्राइंगल्स में अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है? गिवन है, यहाँ से देखिए मैंने। दूसरी तरफ DE, ये कंस्ट्रक्शन में है, DE EF, DE इज इक्वल टू EF। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में है DE इज इक्वल टू EF। यहाँ पे DE है ये, और ये EF। AE लिखा था मैंने CE के बराबर,
और इनके बीच में एंगल कौन सा है, ए ई डी, एंगल सी ई एफ, vertically opposite angles. Therefore, by condition side angle side. यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब इस कॉन्ग्रुएंसी का फायदा क्या मिलेगा हमें, बताइए। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने तीन पार्ट्स को यूज किया, ये साइड इस साइड के बराबर ले ली, ये वाली साइड इस साइड के बराबर ले लिया आपने, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तीन पार्ट्स मैंने यूज किए हैं। अब जो रिमेनिंग तीन पार्ट्स होंगे वो भी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, CPCT, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो उस हिसाब से मुझे AD क्या मिल रही है, किसके बराबर मिल रही है, AD मिल रही है CF हो जाएगी, और कुछ मिल रहा है इसके अलावा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, C के बराबर, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल जो होगा यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर आप, मैं ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व कीजिए कि AD CF के इक्वल आ गया CPCT से, और मैं इस एंगल को यूज कर लेता हूँ अगर, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इस एंगल के बराबर हो गया। मगर ये एंगल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पूरी एक साइड है, यानी इसको अगर मैं मानूंगा एज अ ट्रांसवर्सल मान लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में ये ट्रांसवर्सल अगर कंसीडर करेंगे तो ये एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं जो इक्वल भी हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल भी हो गए, यानी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। चलिए इसको आगे लिखना है मुझे यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं therefore, ठीक है, इसको बता देता हूँ मैं, यहीं से लिखे, therefore AD is equal to CF, AD is equal to CF हो गया, रीजन आ गया CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal। दूसरी बात हमें यूज करनी है इस एंगल को, ऑल्सो एंगल ADE, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE, CFE, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कंडीशन कौन सी है इसकी भी, CPCT। बट एंगल ADE, ठीक है, एंगल ADE एंड एंगल CFE, CFE are alternate angles between AD एंड CF, AD और CF के बीच में ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी बना रही हैं। इसका मतलब ये होगा कि AD इज पैरेलल टू, इसका मतलब होगा AD इज पैरेलल टू CF, AD CF के पैरेलल भी है। ठीक है, अगर ये पैरेलल हो गई, अगर AD पैरेलल है CF के, तो इट इम्प्लाइज दैट AD की जगह हम AB लिख सकते हैं और AB की जगह हम BD भी लिख सकते हैं। तो हम इसका मतलब हो जाएगा कि इट इम्प्लाइज दैट BD इज पैरेलल टू CF, BD CF के पैरेलल हो गई। रीजन ये आ गया क्योंकि D कहाँ पर है, लाइज ऑन AB, क्योंकि D कहाँ लाई कर रहा है, AB के ऊपर। हमने AD को बोला कि पैरेलल है, तो इसका मतलब ये तो पूरी एक ही लाइन है, पूरी एक ही साइड है, तो हम बोल सकते हैं कि DB भी पैरेलल होगी, क्योंकि D कहाँ पर है, AB के ऊपर है, यानी कि ये एक ही साइड है जो पैरेलल है CF के। तो हम यूज कर लिया DB इज पैरेलल टू CF, DB इज पैरेलल टू CF। ऑल्सो BD CF के पैरेलल तो आपने बता दिया, लेकिन साथ ही साथ क्या BD CF के इक्वल हुई, मैं आपको AD CF दे रखा है, AD CF के इक्वल हो गया, क्या BD भी CF के इक्वल होगी। अब ये लिख सकते हैं ऑल्सो BD इज इक्वल टू CF। रीजन में देखो क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि AD इक्वल है BD के, और एंड AD आपने प्रूफ किया है CF के इक्वल, है ना, AD आपने CF के इक्वल प्रूफ किया यहाँ पर।
और ए डी बी डी के बराबर गिवन है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इसका रीज़न कि ए डी बी डी के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, और ए डी सी एफ के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमने प्रूफ किया है, प्रूव्ड, ये प्रूव्ड है यहाँ पर, यानी कि प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ में कहीं ना कहीं ये रिजल्ट अवेलेबल होगा हमारा, ए डी सी एफ के इक्वल और ए डी बी डी के बराबर गिवन, यहाँ पे लिखा हुआ हमने गिवन। तो इन दोनों की बेस पे बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और इन दोनों का इक्वल होना और इन दोनों का पैरेलल होना क्या बता रहा है, कि जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो आप लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, नाम रख दो बी सी एफ डी, बी सी एफ डी इज अ, बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज लिख दीजिए क्योंकि वन पेयर के लिए बोला, इज इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि एक पेयर अपोजिट साइड्स का कैसा है, इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। हमने कंडीशन पढ़ी थी कि किन किन कंडीशन से कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनता है। पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, कि अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हों। दूसरी कंडीशन पढ़ी थी दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल हों, पैरेलल, दोनों पेयर पैरेलल हैं तो भी, और दोनों पेयर इक्वल हैं तो भी, और अगर वन पेयर इक्वल भी हो पैरेलल भी हो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का, तो भी करना चाहिए, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसके अलावा हमने कंडीशन लगानी है, एंगल्स वाली कंडीशन लगानी है। अगर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे पूरे क्वाड्रिलेटरल के, कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल या तब भी ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हम इन कंडीशन को यूज करके प्रूफ कर सकते हैं कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा। तो यहाँ पर ये बन रहा है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स के इक्वल और पैरेलल होने की वजह से। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ, ये बन गया पैरेललोग्राम, इसका फायदा क्या हुआ, ये साइड इसकी इक्वल थी, ये साइड इसके पैरेलल भी थी, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम। फायदा क्या हुआ इसका, अब इसका फायदा ये हुआ कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो अदर पेयर भी इक्वल एंड पैरेलल होगा, उसी से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। अब मैं इस फिगर को तो नहीं मिटा रहा, ये गिवन वाला पोर्शन रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ आने के बाद इसका फायदा उठाते हैं। देयरफॉर DF is parallel to BC, DF is parallel to BC also, या कह लेंगे and DF is equal to BC, दोनों आप पता आ गए, DF BC के पैरेलल भी है और DF BC के इक्वल भी है। तो यहाँ रीजन लिख देंगे अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये दूसरा पेयर है, अदर पेयर है, दो पेयर होते हैं, दूसरा पेयर हो गया ये अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो भी पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। आप लिखेंगे सिंस DF पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम DF में से DF का पार्ट DE भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि DE इज पैरेलल टू BC, हैंस प्रूफ फर्स्ट पार्ट। ये पोर्शन हमारा यहाँ से हो गया रब, बाद में नोट कर सकते हो, हम देख कर लिख देंगे हैंस प्रूफ फर्स्ट पार्ट, मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था। अब ये पैरेलल को रीजन लिखोगे, इसका रीजन क्या लिखोगे, सिंस E कहाँ पर है, E लाइज ऑन DF, क्योंकि E कहाँ लाई कर रहा है, DF के ऊपर। जैसे हमने पहले प्रूफ किया था कि D कहाँ पर है, AB पर, तो हमने BD ले लिया था, क्योंकि AD अगर पैरेलल है तो BD भी पैरेलल है, और BD कहाँ पर है, AB के ऊपर, और दोनों ये जो हैं दोनों लाइन सेगमेंट AB के ऊपर ही। इसी तरह से यहाँ पर ये आ रहा है पूरा DF आ रहा है, DF पैरेलल है BC के, तो हम DF को लिखने के बजाय D भी लिख सकते हैं, क्योंकि E कहाँ पर है, DF के ऊपर ही है। अगर DF पैरेलल है तो DE भी पैरेलल हो गई। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। और उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, एंड सिंस DF इज इक्वल टू BC,
ये वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं। अगर इक्वल है ये तो हम यहाँ पर डी एफ को क्या लिख सकते हैं, हम डी एफ को लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, ठीक है। और लगा के लिख दिया आपने डी एफ की जगह पर डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, यहाँ लिख देंगे सिंस, ठीक है, सिंस डी एफ बराबर है डी ई प्लस ई एफ के, ठीक है, डी ई बराबर है डी ई प्लस ई एफ के। तो आपने डी एफ की जगह लिख दिया डी ई प्लस ई एफ। और डी ई और ई एफ कैसे हैं, हमने गिवन लिखा था कंस्ट्रक्शन में किया था कि डी ई ई एफ के इक्वल है। तो आपने क्या करना है, इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ डी ई लिख सकते हो, इक्वल टू बी सी। रीजन आ जाएगा, क्या रीजन आ जाएगा, सिंस डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है, डी ई और ई एफ इक्वल। यहाँ पे लिखा था डी ई, डी एफ को लिखा था मैंने डी ई प्लस ई एफ के, यहाँ पे लिखा है डी ई प्लस ई एफ, लेकिन यहाँ प्लस के बाद हम लिख रहे हैं दोनों को इक्वल। इक्वल की वजह से क्या होगा, डी ई प्लस डी ई मान लो तो ये बन जाएंगे ट्वाइस ऑफ डी ई इक्वल टू बी सी। तो डी ई और ई एफ क्योंकि इक्वल है इसलिए इसको आपने ट्वाइस ऑफ डी ई लिखा है। और इस 2 को नीचे भेज दो अपॉन में, तो आप लिख सकते हो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हैंस प्रूव्ड सेकेंड पार्ट। ये आपका थ्योरम जो होगा इस तरह से कंप्लीट हो गई, प्रूफ हो गई। तो बताइए कुछ समझ आया आपको किस तरह के क्वेश्चन, क्लिक कर लो सेकंड पार्ट।